वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं गर्दन के मोहरों के हवाले से, लेकिन आपकी जो कॉल्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, वो हमारी सर आँखों पे हैं और आज का शो तो है ही हमारे कॉलर्स के लिए। एनीवेज, डॉक्टर रेहाना शाह, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, इससे पहले मज़ीद कोई कॉल है, हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाइकल जो आपने स्पाइन में बात की थी, तो आपने बात करनी थी सर्वाइकल स्पाइन कुछ लोगों में होती है, ठीक है, ये क्या होती है और इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, नहीं, स्पाइन की बात जो रह गई थी। हाँ देखिए, नहीं सर्वाइकल स्पाइन तो कहते ही इसको हैं। ये जो हमारे साथ मोहरे हैं, सर्वाइकल रिब, सॉरी। हाँ हाँ, सर्वाइकल रिब का जो मैं बता रही थी वो ये होता है कि एक्स्ट्रा रिब नॉर्मली जो होते हैं ना, वो रिब क्लेविकल के नीचे से आपके स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरफ या दोनों तरफ, यानी यूनिलैटरल या बायलैटरल, दोनों तरफ एक्स्ट्रा रिब होता है। और वो रिब आपके जो नॉर्मल रिब होते हैं ना, वो नीचे सर्वाइकल वर्टिब्रा में नहीं होते, लेकिन ये रिब जो होता है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि आखिरी मोहरा है, वहाँ से निकल के आता है। और समझे एक इस तरह सी शेप एक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे आके क्लैम्प की तरह आ जाता है। नहीं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं, उसका नुकसान ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व्स, आर्टरीज और वेसल्स, न्यूरोवेस्कुलर बंडल यहाँ से गुजर के हाथ में आ रहा होता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं सबक्लेवियन। मतलब आप ये समझ लें कि इसमें रग भी होती है और खून की नालियाँ भी होती हैं, जिसमें साफ खून भी जा रहा है, गंदा खून भी, सबक्लेवियन आर्टरी वेन और ना। तो वो क्या होता है, वो रिब उसको प्रेस करता है, मतलब इस तरह दबाता है। अच्छा, कुछ लोगों में तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि कोइंसिडेंटल डायग्नोसिस, किसी भी वजह से गर्दन का एक्सरे कराया तो वो सर्वाइकल रिब भी डायग्नोस हो गया, तो उनमें तो कुछ नहीं करना पड़ता। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो आप कुछ ना करें। लेकिन बाज़ लोगों में किस टेस्ट से पता चल जाता है? एक्सरे, जस्ट एक्सरे, प्लेन एक्सरे में आ जाए, एपीलैटरल व्यू करवा और जिन लोगों में तकलीफ है तो जिन उसमें क्या लोगों करना में है? गर्दन की तकलीफ है और वो दर्द हाथ में जा रहा है, सुनपना भी हो रहा है, उसमें एक खास बात क्या होती है कि न सिर्फ ये कि हाथ सुन होता है, बल्कि हल्का डिस्कलरेशन भी होता है। मतलब क्योंकि वेस्कुलर प्रॉब्लम भी है ना, तो डस्की ब्लूइश, हाँ, ऑफ एंड ऑन ब्लूइश हो जाएगा, डस्की कलर होगा, अजीब सा नमनेस के साथ साथ पेन होगा बहुत ज़्यादा। हल क्या है, कैसे रिब को निकाल दें? उस रिब का, हाँ, उस रिब को निकालना पड़ता है। हाँ, इसलिए सर्जरी वो बड़ी डेलिकेट सर्जरी होती है। और नहीं, उसमें ये होता है कि अगर ये प्रेशर दे रहा है और सिम्टम्स कॉज कर रहा है, मतलब जो ये सबक्लेवियन आर्टरी वेन और नर्व है, अगर इसको दबा रहा है तो फिर इस रिब को जो होता है ना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है उसका, बस लास्ट, हाँ, उसका ये है कि अगर सिम्टम्स जो है वो ऐसे हैं कि ये जो है ना, वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, नमनेस है, टिंगलिंग है, डस्की डिस्कलरेशन है, हाँ, और उसमें फिर आगे डर होता है कि कहीं हाथ पूरा सुन ना हो जाए, तो उसमें फिर सर्वाइकल रिब को निकाल, बहुत मतलब इतना मसला नहीं है। न्यूरो सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन कंबाइंड सर्जरी करते हैं और उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट सर्जरी। ठीक है, यानी हाथों में दर्द का एक सबब ये भी हो सकता है, तो सर्वाइकल रिब को ऑलवेज एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये डायग्नोसिस में मिस हो जाता है अक्सर। कॉलर्स भी हैं और उसके बाद फिर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे आ जाएंगे। मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की रात बहुत बाबरकत रात है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हमारे आने वाले मुस्तकबिल अल्लाह ताला इतना अच्छा, इतना प्यारा दिखे कि हम सब खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारें। और आपके टीवी के हवाले से जो बीमार हैं उनके लिए मैं खासतौर पर दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आज उनके लिए सेहत दिख दे और उनके लिए खुशियां दिख दे। आमीन। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि मैं डॉक्टर साहब के पास गया था। आप भी गए थे? अरे वाह। जी सर, सबसे पहले मैं पहुंचा था, लेकिन मैंने वहाँ पे ये जाहिर करा कि मैं आपका दोस्त हूँ और मैंने सबको दिखाने के बाद डॉक्टर साहब को फिर मैं बाद में गया था। ये आपने मुझसे वाकई दोस्ती निभा दी है। हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, वो हुआ ये कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था एक्सरे, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मैं एक्सरे लेके नहीं गया। लेकिन मैं आपसे स्पेशली डॉक्टर साहब से कहूँगा कि जब मैं एक्सरे करा लूँ तो आपके तवज्जो से मैं डॉक्टर साहब को एक्सरे भी दिखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आज की रात बहुत बाबरकत रात है और आज की रात हमारे पे अल्लाह ताला रहम करम करे, हम सब मुसलमानों पे, खासतौर पर पाकिस्तान के में। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं शलवार कमीज के अंदर, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम भी आप शलवार कमीज पहना करें। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं, रेहाना साहिबा की कॉल आ गई, आपकी हम नाम मिसेस शाह रह गई हैं। मिसेस शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, है तो सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम, लेकिन चूंकि ऑर्थोपेडिक आपकी डॉक्टर बैठी हुई हैं, जी जी बिल्कुल, आप पूछिए। बच्चे का प्रॉब्लम था तो मैंने कहा मैं फोन कर दूं। मेरा बेटा है 14 इयर्स का और फुटबॉल का शौकीन, हर वक्त जो है वो माशाल्लाह फिजिकली इतना एक्टिव रहता है। उसको ये तीसरी दफा प्रॉब्लम हुआ कि झटके से वो एकदम से उसकी टांग जो है वो घुटना ब्लॉक हो जाता है, मतलब वो सीधी नहीं हो सकती टांग, और शदीद पेन। तो ये मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, उनको इतनी शदीद पेन के वो तकलीफ में बच्चा बिलबिला के रोता है। उन्होंने इसको सिर्फ मसल इन्फ्लेमेशन बताई और बस टांग स्ट्रेट कर दी। अब 3 माह तक उसकी बिल्कुल भी फुटबॉल बंद कर दिया है,
सारी वो बच्चा उससे डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिव इतना बच्चा हो उसको एक जगह पे बिठा दिया हो तो वो तकलीफ की चीज़ है। मुझे सिर्फ ये डॉक्टर साहब पूछना है कि क्या ये कोई ऐसी खतरे की अलामत है? आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए डॉक्टर रिहाना। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि उसको उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज बताई है कि इसको जो है वो एंकल के वो हर वीक जो है वो एक पाउंड बढ़ाना है। मुझे ये बताइए कि पाउंड्स में तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं एंकल वेट्स। आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो गई थी, डिस्टॉर्ट हो गई थी। पाउंड जो है वो नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? केजी 1 केजी का वेट मिलता है। तो क्या अगर मैं उसको 1 केजी का एंकल वेट पहनाती हूँ तो वो इतना कुछ फर्क नहीं देगा कि नहीं? बहुत फर्क देगा। जब 10 केजी का वेट हो जाएगा तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा 10 पाउंड से। नहीं, आई थिंक थोड़ा सा इसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। आपने बताया कि लॉक हो जाता है ना उसका जॉइंट, जैसे घुटना एक खास पोजीशन में थोड़ी देर के लिए अटक जाता है या फंस जाता है और उसके बाद झटके से खुलता है, और इट्स अ वेरी कॉमन इंजरी फुटबॉल प्लेयर्स में, और वो है मीडियल मेनिस्कल टेयर। और मेरा ख्याल है, जो मैं इनकी बात से आप प्लीज़ काइंडली उसका एक MRI करवा लें। MRI में पता चल जाएगा कि ये मीडियल मेनिस्कल का टेयर है या ACL या PCL यानी एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, यानी ये समझिए ये वो पट्टे होते हैं जो ऊपर की और नीचे की जो घुटने की हड्डी है इनको आपस में मिला के रखते हैं। एक तो इस तरह क्रॉस की शक्ल में होता है, इसीलिए उसको क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, वो X की शक्ल का होता है। और दूसरे जो होते हैं ना वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जिसको हमारी मेडिकल टर्म में मेनिस्कस कहा जाता है। जो एक अंदर की तरफ होता है उसको मीडियल कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसको लैटरल कहते हैं। एनीवे, मैं आपको ये मेडिकल डिटेल्स में नहीं इन्वॉल्व करूंगी, आप सिर्फ उसका एक MRI करवा लें। मुझे ये शक है कि जो आप बता रही हैं, डिस्कस किया था, उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको बहुत शौक नहीं आप करवाएं, नहीं कहते हाँ मुझे शौक है मैं करवाऊंगी, आप ये MRI करवाएं, इसलिए कि ये बच्चा अभी जो है माशाल्लाह इतना एक्टिव है, फुटबॉल प्लेयर है, और अगर मेनिस्कल टेयर है तो अब तो बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है, आर्थ्रोस्कोपिकली इसको ट्रीट कर लेते हैं। मैं इसकी एक्सरसाइज वो शुरू कराऊं एंकल वेट्स वाली? नहीं अभी ना करें, पहले आप MRI करवा के डायग्नोसिस इसकी कंफर्म कर लें। अगर मेनिस्कल टेयर आता है तो ट्रीटमेंट इज एंटायरली डिफरेंट। और अभी फुटबॉल खेलने से मना किया, अभी ना, क्योंकि अगर लॉक हो गया जॉइंट और इसमें फिर गिरने का खतरा होता है कि लेकिन एक सवाल बताए, बच्चा पूछता होगा क्या मैं जिंदगी में दोबारा खेल सकता हूं? हाँ इंशाल्लाह, डेफिनेटली कोई मसला नहीं है। कुछ अरसे उसको कहें रुक जाओ बेटा, कुछ अरसे ना करें, और उसके बाद इंशाल्लाह सही हो जाएगा तो फिर दोबारा गोल करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आर्थ्रोस्कोपिकली ट्रीट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह ताला आपके साहबजादे को सेहतियाब करे। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा है, कहाँ से? आलिया बात कर रही हूँ। ठीक है जी, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब कि मेरा अक्सर ये सीधा हाथ जो है ना सो जाता है, यानी अगर मैं कंप्यूटर पे बैठी हूँ ना तो उंगलियों से वो जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इस बार ऐसा लगता है अकड़ सा जाता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मोरों का मसला है? और दूसरा ये पूछना था कि मेरी डेफिशिएंसी निकली थी विटामिन डी की, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन कम थी, तो क्या उसके लिए जो किसी ने मुझे कहा कि जी आप इंजेक्शंस लें, इंजेक्शंस लगवा लें। क्या तो वैल्यू क्या आई थी, कुछ याद है आपको? 20 से ऊपर थी, कम थी? बॉर्डर लाइन था मेरा ख्याल में। अच्छा बॉर्डर लाइन था जी। उम्र क्या है आपकी? इंजेक्शन की जरूरत नहीं। उम्र क्या है? मेरी उम्र क्या है जी? वैसे पूछना नहीं चाहिए, सब 16 की होती है। 45 से ऊपर। अच्छा, और आप कंप्यूटर कितना इस्तेमाल करती हैं? नहीं बहुत कम करती हूँ। हाँ सो रहे हैं दोनों हाथ, एक हाथ? सीधा हाथ हुआ। और दूसरा ये कि ये इंजेक्शंस मैं लगवाऊं कि ना लगवाऊं, आप काइंडली मुझे जरा गाइड कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर बॉर्डर लाइन आपका है तो आई वोंट रिकमेंड इंजेक्शन। इसके लिए टेबलेट्स हैं, विटामिन डी की टेबलेट्स होती हैं, कैल्शियम और विटामिन डी की टेबलेट्स, वो ले लें और डाइट से इसको कवर करने की कोशिश करें, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। इंजेक्शन तो हम उन लोगों में रिकमेंड करते हैं जिनमें बहुत लो लेवल हो या वो किसी वजह से डाइट ना ले सक रहे हो, जैसे कोई पेशेंट है और सर्जरी वगैरह के बाद के। लेकिन ये है कि आपको मैं कहूँगी कि डाइट से और थोड़ी देर सनबाथ ले लें और टैबलेट्स ले लें मैक्सिमम। कुछ कार्पल टनल वाला? हाँ अच्छा, ये जो आप बता रही ना कि आपके हाथ सो जाता है, तो इसमें ये होता है कि देखिए जब हाथ इस पोजीशन में हो तो यहाँ से एक रग जारी होती है जिसको मीडियन नर्व कहते हैं हम लोग, तो वो बाज़ दफ़ा जो होती है ना उस पर सूजन आ जाती है, वरम आ जाती है, वो समझे एक टनल से गुजर रही होती है। एक समझे जैसे टनल में से ट्रेन जाती है ना, इसी तरह से वो नर्व जो होती है उस ट्रेन में से उस टनल में से जा रही होती है, और बाज़ दफ़ा वो टनल का जो मुंह है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब दब जाता है या वो तंगी आ जाती है, तो वो फिर उस नर्व को जो है ना कंप्रेस करता है, दबाता है, उसकी समझे वो एकदम पिंच होने लगती है। तो अगर ये आपको थंब में ख़ास तौर पे सुनपना आ रहा है और ये थंब के साथ जो ये दोनों उंगलियां इंडेक्स और मिडिल फिंगर, अगर इनमें आपको सुनपना है और ख़ास तौर पे आपका हाथ इस पोजीशन में सो जाता है और रात में आपको इस तरह हाथ
लटका के थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है कार्पल टनल की। लेकिन इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको EMG कहा जाता है, EMG ऑफ मीडियन नर्व, तो ये करवा लें, उसमें कंफर्म आ जाएगा कि ये कार्पल टनल का तो प्रॉब्लम नहीं है। EMG करवाएं। और अभी हम आप जब तक EMG के लिए मजीद अगर आपने पूछना है तो अभी आप लाइन पे रहिए, लेकिन नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।